हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। जो भी लाइव हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। मेरी वॉइस आप लोग क्लियर आ रही है नहीं आ रही? देखो, कल हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन गाउस लॉ के ऊपर। तो आज भी हमारा वही चलने वाला है कि वो भी बहुत लंबा चलेगा गाउस लॉ। अभी तो इसमें डाइलेक्ट्रिक और फिर पोलराइजेशन सब चीजें हमें पढ़नी है। तो कल वाला क्लियर है सबको? तो फिर आगे का कंटिन्यू किया जाए, है ना। और एक वो असाइनमेंट दिया हुआ है, वो डिस्कशन करना है मुझे अभी। अभी तो नहीं, आज और असाइनमेंट कल दूंगा, एक असाइनमेंट और फिर उसके बाद दोनों को साथ में करेंगे। बेसिक बेसिक चीजें हमारी खत्म हो जाए तो फिर दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू अल्फा आर कैप प्लस बीटा साइन थीटा कॉस फाई और फाई कैप कॉस फाई कैप exist in a space exist in a space exist in a space. What will be the total charge? What will be the total charge? What will be the total charge enclosed in a space? Enclosed in a space. What will be the total charge enclosed in a space? Space नहीं, sphere. Enclosed in a sphere of unit radius at the origin. Unit radius at the origin. Okay, unit radius at the origin. तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है। तो ऑप्शन ए है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा। ऑप्शन बी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन सी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा माइनस बीटा। और ऑप्शन डी हमें दिया गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बीटा। ये क्वेश्चन आया है जैम जैम 2009। ठीक है, आईआईटी जैम के एग्जाम 2009 का ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। तो हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है एग्जिस्ट इन अ स्पेस। व्हाट विल बी द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होता है ई डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दो अल्फा आर कैप प्लस बीटा साइन थीटा और कॉस फाई और फाई कैप। अब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में डीएस की वैल्यू अगर हम लिख दें तो डीएस की वैल्यू डी आर को फिक्स करके, क्योंकि आर यूनिट रेडियस है तो आर फिक्स हो गया, तो क्या लिखा जाएगा? आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाई, यानी कि आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, ये लिखा जाएगा। और यूनिट रेडियस आपको लेके चलना है तो आर कैप लोगे ना, क्योंकि आपने किसको फिक्स किया है? रेडियस को फिक्स किया है। जिसको फिक्स कर रहे हो उसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर लेना। यूनिट वेक्टर ले लिया आपने यहाँ पर। तो अब आर कैप और आर कैप वाला आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सिर्फ ये दोनों होंगे। ये फाई कैप और डॉट आर कैप जब करोगे तो ये जीरो हो जाएगा ना। समझ रहे हो बात? ये आर कैप और आर कैप, ये आई कैप डॉट आई कैप की तरह मल्टीप्लीकेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, वो 1 हो जाएगा। फाई कैप और आर कैप करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास अल्फा, और ये एज इट इज आ जाएगा पूरा साइन आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। ठीक, और यूनिट रेडियस हमें कर देनी है। अब जो डी फाई है और जो डी थीटा है, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये क्या आंसर देता है? 4 पाई आंसर देता है ना। इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये क्या आंसर देता है? 4 पाई देता है, पहले भी हमने बहुत किया है। और आर की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है? 1 है। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पाई और अल्फा। कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4 पाई अल्फा।
तो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 4 पाई अल्फा। तो यहां से क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा। क्या वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कल जो क्वेश्चन किए थे वो बड़े बड़े थे इसके कंपैरिजन में, तो वो क्वेश्चन करने भी जरूरी है क्योंकि उनसे हमें कॉन्सेप्ट की थोड़ा सा मालूम चल जाए। ठीक, चलिए फिर और क्वेश्चन किया जाए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम गाउस लॉ का यूज करके एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज by using Gauss method, by using Gauss law, by using Gauss law, Gauss law का यूज करके हम पॉइंट चार्ज की वजह से इसकी वैल्यू निकालने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पॉइंट चार्ज ये है और इससे किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये मेरे को पहले से पता है कि आंसर क्या आने वाला है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आने वाला है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। गाउस लॉ एप्लीकेबल करना है यहाँ पर। गाउस लॉ अप्लाई करोगे तो गाउस लॉ क्या कहता है कि आपको एक सरफेस बनानी है जिसको आप क्या कहते हैं, गाउजियन सरफेस। तो ये क्या हो गई, गाउजियन सरफेस हो गई। ये क्या हो गई, गाउजियन सरफेस, और ये चार्ज है जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गाउस लॉ लगाओगे तो गाउस लॉ क्या बनेगा, E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज कितना हो गया, क्यू हो गया, और ds क्या होगा, जो ये गाउजियन सरफेस है इसका एरिया। गाउजियन सरफेस स्फेरिकल दिख रही है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E और 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, देखो मैंने डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे जा रही होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और जो गाउजियन सरफेस बनेगी वो ऐसे बनेगी। गाउजियन सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर जिसको आप लिखोगे ds, तो एरिया वेक्टर और ds दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा वैल्यू दे देगा 1, तो इसको आप सीधा लिख सकते हो eds। और E जो है वो पोजीशन इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसको कांस्टेंट आपने इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, E पोजीशन इंडिपेंडेंट। तो यहां से ये बना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको वैल्यू बतानी है E की, तो E की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिखते हो, के, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू ओवर। तो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है हालांकि, पर हमने इसको किससे निकाला है, गाउस लॉ से भी निकाला है, कि गाउस लॉ से भी हमने वेरीफाई कर लिया कि रिजल्ट जो है वो सही है या गलत। ठीक है, अब गाउस लॉ से हम स्फेरिकल सिमेट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्फेरिकल सिमेट्री वाले क्वेश्चन मतलब लाइक सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, होलो स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। फिर हम करेंगे प्लेनर सिमेट्री वाले। प्लेनर सिमेट्री वाले जो गाउस लॉ से क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर आएगी शीट्स आएगी, प्लेन शीट आएंगी, इनफाइनाइट लेंथ की, फाइनाइट लेंथ की। फिर हम करेंगे सिलेंड्रिकल सिमेट्री वाले। तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री के जो क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर आएंगे सिलेंडर, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तो वो सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्फेरिकल सिमेट्री के। स्फेरिकल सिमेट्री मतलब कि स्फेरिकल फॉर्म में हो। स्फेरिकल फॉर्म में होगा तो सिमेट्री का मतलब है कि मिरर इमेज, आप बीच में से काटोगे तो इधर भी और इधर भी दोनों सेम साइड का दिखेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्फेरिकल सिमेट्री। तो स्फेरिकल सिमेट्री, अब मैं किसी भी तरह की सिमेट्री के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहता हूं तो उसके लिए हमारे पास एक चीज जो है वो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए ओवर द एंटायर सरफेस, या फिर सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। तो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, field should be uniform over the entire surface, over the entire surface
और सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, या तो भाई सरफेस सिमेट्रिक हो, ठीक है, और सरफेस सिमेट्रिक नहीं हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है पोजीशन इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर वो पोजीशन डिपेंडेंट हो गया तो वो जो इंटीग्रेशन है उससे बाहर नहीं निकलेगा, इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना भारी काम हो जाएगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसकी वैल्यू जाननी है, तो उसके लिए हमारे पास दोनों में से एक कंडीशन हो जानी चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो सरफेस सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक सरफेसेस की तीन कंडीशन होती है, एक होती है स्पेरिकल सिमेट्री, स्पेरिकल सिमेट्री, एक होता है प्लेनर सिमेट्री, एक होता है प्लेनर सिमेट्री, और एक होता है सिलेंड्रिकल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेरिकल सिमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्पेरिकल सिमेट्री। तो सबसे पहले हम स्पेरिकल सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो स्पेरिकल सिमेट्री के लिए पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला है अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर carries a volume charge, carries a volume charge density, volume charge density rho equals to rho naught r, where rho naught is a constant, rho naught is constant, and r is the radial distance, r is the radial distance, r is the radial distance from the center, from the center of the charge sphere, of the charged sphere. The intensity of electrical field, the intensity of the electric field, intensity of the electric field is proportional to, is proportional to, ऑप्शन ए हमें गिवन है आर स्क्वायर फॉर आर लेस देन इक्वल्स टू आर, एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। ऑप्शन बी है आर फॉर आर लेस देन इक्वल्स टू आर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। ऑप्शन सी है 1 upon r square for both r less than equals to r and r greater than equals to r, और ऑप्शन डी है 1 upon r for r less than equals to r and 1 upon r square for r greater than equals to। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया है तो इसको सॉल्व करना है। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें चार्ज डेंसिटी दी है, तो रो इक्वल्स टू रो नॉट आर। तो ये जो चार्ज है ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि ये पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। तो अब यहां पर इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसका हम बनाते हैं सॉल्यूशन। तो रो की वैल्यू गिवन है रो नॉट आर, और ये है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है पोजीशन पर। पोजीशन पर डिपेंड कर रही है मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे अपनी वैल्यू को क्या करेगी? चेंज करेगी। और अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हमें चाहिए तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए रो जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए किससे? आर से। मैं लिख देता हूं यहां नोट लगा के फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो शुड बी इंडिपेंडेंट, रो शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर।
ये आर से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर ये गिवन है कि स्पेयर के लिए जो रेडियस है वो आर है, carries a volume charge density rho naught r where rho naught is constant and r is the radial distance। तो जो वॉल्यूम डेंसिटी है वो किसके अंदर है, स्पेयर के अंदर अंदर है, स्पेयर के बाहर वो क्या वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। बाउंड्री कंडीशन जो यहाँ पर है, बाउंड्री कंडीशन, अगर बात की जाए बाउंड्री कंडीशन की, तो यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये है कि रो इक्वल्स टू रो नॉट आर। रो नॉट आर ये कब है, जब आर की वैल्यू आर से कम है, कैपिटल आर से, और इसके अलावा इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, जब ये क्या है, ग्रेटर देन आर है। तो दो कंडीशन आपके लिए हो गई, एक बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इनसाइड द स्पेयर। तो मैंने एक स्पेयर बनाया और इस स्पेयर के अंदर मैंने एक छोटा सा स्पेयर और बना दिया, यानी कि मैंने कोई डिस्टेंस ले ली होगी स्मॉल आर। तो मैंने एक लोकेशन ले ली स्मॉल आर, और इस स्मॉल आर लोकेशन के लिए मैं चार्ज डेंसिटी की बात कर लेता हूँ। चार्ज डेंसिटी आर लेस देन आर के लिए मैं बात कर रहा हूँ ई इनसाइड। तो ये जो है ये मेरी गाउसियन सरफेस हो गई, ठीक है। तो गाउस लॉ लगाएंगे हम, तो गाउस लॉ लगाएंगे तो क्या बनेगा, ई इन डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू निकालनी है हमें। क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका निकालना है, जो ये गाउसियन सरफेस है उसका वॉल्यूम कंसीडर कर। तो स्पेरिकल सरफेस है, तो अब इसमें बार बार तो क्या करें, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, है ना। वही लिखोगे पूरा फॉर्मूला, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर, सॉल्व करोगे तो बनता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो रो की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है रो नॉट आर, और ये कितना बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई बाहर, रो नॉट बाहर, ये बनेगा आर क्यूब। आर क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो आर पावर 4 अपॉन 4, आर पावर 4 अपॉन 4। तो यहां से ये बन जाएगा पाई रो नॉट आर पावर 4, और ये किसकी वैल्यू हो गई, क्यू एनक्लोज की वैल्यू हो गई, यानी कि एनक्लोज चार्ज। अब आपको ई डॉट डीएस लगाना है। तो डीएस यानी कि जो गाउसियन सरफेस है इसका एरिया लेना है। तो इसका एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बनेगा ई इन और 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू एनक्लोज की वैल्यू हो गई पाई रो नॉट आर पावर 4, और अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। क्या कैंसिल हो रहा है, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मरेगा, तो यहां से ई इन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। तो ये इनसाइड द स्पेयर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना। इनसाइड द स्पेयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। फिर आउटसाइड द स्पेयर आप निकाल लो, तो आउटसाइड द स्पेयर क्या निकालोगे, आउटसाइड द स्पेयर। तो अगर आप आउटसाइड द स्पेयर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, आउटसाइड द स्पेयर, आउटसाइड द स्पेयर। तो आउटसाइड द स्पेयर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो आपने बनाई ये जो आपके पास स्पेयर है जिसकी रेडियस कितनी है, आर, वो बना लिया। मान लो कि जो पॉइंट है वो यहाँ है, कहीं यहाँ पर है। यहाँ पर आप निकालना चाहते हो किसकी वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना चाहते हो। अब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो इक्वल्स टू रो नॉट आर, वो तो कहां तक के लिए डिफाइंड है, कैपिटल आर के लिए। और जब आर ग्रेटर देन आर हो रहा है तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, 0। यानी कि यहां पर रो की वैल्यू 0 है, और यहां पर रो की वैल्यू कितनी है, रो नॉट। तो अब आप सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्यू एनक्लोज्ड का। आपको तो चार्ज निकालना पड़ेगा ना भैया, फॉर्मूला तो ये लगाओगे ई आउटसाइड डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज्ड जब आप निकालोगे तो एक लिमिट लगाओगे आप 0 से आर, है ना, 0 से आर, और एक लिमिट लगाओगे आप कहां से कहां तक, ये पॉइंट ले लो, इसको ले लो आर। तो ये लगाओगे आर से आर, मैं लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं। तो यहां क्या लिखोगे आप, रो और डीवी, और यहां आर से आर, और यहां पर भी क्या लिखोगे, रो डीवी। अब जब आर की वैल्यू आर से कम है तो उस केस में तो रो जो है उसकी वैल्यू कितनी है, रो नॉट आर। इसके लिए तो हो जाएगा रो नॉट और आर और डीवी।
और इस केस में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो जीरो है, तो ये तो खत्म ही हो गया, यानी कि ये पोर्शन फिनिश, ये जीरो हो गया। तो यहां पर अब आप वैल्यू निकाल लो, रो नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है, रो नॉट आर है, तो क्यू एनक्लोज्ड ये कितना हो जाएगा, रो नॉट, रो है रो नॉट आर, और डीवी की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो ये बन जाएगा रो नॉट 4 पाई, और अंदर हो जाएगा जीरो से आर, आर क्यूब डी आर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा पाई रो नॉट आर पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब वो पिछली वाली वैल्यू आएगी, वहां पर स्मॉल आर लिखा हुआ था, यहाँ पर कैपिटल आर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्यों आएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, आर पावर 4 अपॉन 4, हाँ पाई, ये वैल्यू आएगी ना, पाई रो नॉट आर पावर 4, तो यहाँ आ जाएगी पाई रो नॉट आर पावर 4। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू रखनी, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, ई आउटसाइड, और डी एस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां से ये क्यू एन क्लोज की वैल्यू आ गई है, वो आ गई पाई रो नॉट आर पावर 4, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई आउटसाइड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रो नॉट आर पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आर कैप। तो ये हो गया आउटसाइड द स्पेयर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्पेरिकल सिमेट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है जो आपको याद रखना है, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। तो फॉर स्पेरिकल सिमेट्री, फॉर स्पेरिकल सिमेट्री, फॉर स्पेरिकल सिमेट्री इन गाउस लॉ, स्पेरिकल सिमेट्री इन गाउस लॉ, इफ जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो प्रोपोर्शनल हो आर पावर एन के, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल हो आर पावर एन के, तो ई इनसाइड जो है, ई इनसाइड उसकी वैल्यू बनती है आर पावर एन प्लस वन के, आर पावर एन प्लस वन के प्रोपोर्शनल, एंड ई आउटसाइड जो है, ई आउटसाइड उसकी वैल्यू बनती है 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हर केस। जैसे कि ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में रो जो था वो प्रोपोर्शनल था आर पावर 1 के, तो यहाँ जो ई इनसाइड की वैल्यू आई आपने जो निकाली, तो वो आई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आई, और आप चेक भी कर सकते हो कि वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आई है जब हमने ई इनसाइड निकाला है। आप चेक कर सकते हो कहाँ मर गया, ये यहाँ पर ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आई, और आर आउटसाइड द स्पेयर हमेशा वो प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर के, और ई आउटसाइड जो है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से क्रॉस चेक कि आपका आंसर सही है या गलत। इसी तरह से अगर आपको ऐसे लिखा हो, इसी तरह से अगर आपको ऐसा मिला हो कि जो रो है वो आर पावर 0 के प्रोपोर्शनल है, मतलब कांस्टेंट है, तो उस केस में जो ई इनसाइड है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर पावर 1 के, जो कि सॉलिड स्फीयर के केस में आपको मिलता है ना, और आउटसाइड जो है उसकी वैल्यू वही रहती है 1 अपॉन। तो ये छोटी छोटी सी चीज है जो आपके क्वेश्चन करने का जो टाइम है उसको कम कर देती है, जो टाइम हमारा ज्यादा लगता है उसको कम कर देती है। तब अगर मेरे को ये चीज पता होता पहले से, तो मेरे को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो करना है, मेरे को आंसर निकालना है, मेरे को क्या मतलब इतना बड़ा सॉल्व करने से, और मेरे को इतना छोटा सा चीज पता होती तो मैं इसको चुटकियों में सॉल्व करता। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आंसर आ जाएगा, चेक कर लो, चेक करो, आर लेस देन आर के लिए आर स्क्वायर, और तो ये हमारे पास आंसर ए आ गया, इसका ए, यही आएगा ना, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ सॉलिड स्पेयर, a solid sphere of radius r, solid sphere of radius r has a charge density, has a charge density given by rho r
इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस ए आर ओवर कैपिटल आर, where r is the radial coordinate, and rho naught a and r are positive constant. If the magnitude of electric field, magnitude of the electric field at r is equals to r by 2 is 1.25 times that at r equals to capital R, then the value of A is, ऑप्शन A है 2, ऑप्शन B है 1, ऑप्शन C है 1/2 और ऑप्शन D है 1/4। ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट जून 2014 में, नेट जून 2014 में। अब देखो, a solid sphere of radius r has a charge density given by rho r is equals to rho naught 1 minus a r over r. R is the coordinate, rho naught and a are positive constant. If the magnitude of electric field at r is equals to r by 2 is 1.25 times that r is equals to r. तो यहां पर सबसे पहले तो ये निकालो आप कि जो आपको बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है। तो बाउंड्री कंडीशन आप बनाओ यहां पर, रो की वैल्यू है रो नॉट 1 माइनस ए आर ओवर आर और ये वैल्यू है 0। ये कब है? फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, और ये कब है? फॉर आर ग्रेटर देन। ठीक है, ये कंडीशन है मेरे पास। और ये स्पेयर है, ये स्पेयर जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और ये इसके अंदर एक स्मॉल स्पेयर है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो पहले इनसाइड के लिए बात कर ले, ई इनसाइड। तो ई इनसाइड के लिए गाउस लॉ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज्ड के लिए आपको करना है रो और डीवी। तो रो की वैल्यू कितनी है? रो नॉट 1 माइनस ए आर ओवर आर, और डीवी की वैल्यू आप डाल दो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहां से आप बाहर ले जाओगे, किसको आप बाहर ले जाओ? रो नॉट को आप बाहर ले जाओ 4 पाई को, और इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस ए आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर और डी आर। इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। तो यहां से पहले क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू निकाल लो आप। तो ये बनेगा 4 पाई रो नॉट, 4 पाई रो नॉट, ये बनेगा आर क्यूब अपॉन 3 माइनस ये बनेगा ए आर पावर 4 अपॉन 4 आर, और ये कौन सी डायरेक्शन में? रेडियल में हो गया। ठीक है, अब आप ई एनक्लोज्ड, ई इनसाइड इंटू डीएस। तो डीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बन गया 4 पाई रो नॉट, और ये वैल्यू है आर क्यूब अपॉन 3 माइनस ए आर पावर 4 अपॉन 4। ये वैल्यू आप लगाओ यहां से। तो यहां से लगाओगे तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट भी लगाना है भाई, और ये बनेगा आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर, और यहां से भी आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो ये बचेगा आर अपॉन 3 माइनस ए आर स्क्वायर अपॉन 4 आर, और ये हमारे पास आ गया इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द स्फीयर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई।
अब गिवन है, गिवन क्या है कि ई आर इक्वल्स टू आर बाई टू इक्वल है 1.25 टाइम्स ऑफ ई इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू आर। एक बार रखो आर इक्वल्स टू आर बाई टू, इस इक्वेशन के अंदर एक बार रख दो आप आर इक्वल्स टू आर बाई टू, वैल्यू निकाल लो ई आर इक्वल्स टू आर बाई टू। यहां पर क्या वैल्यू आएगी, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आर बाई टू कैपिटल में, तो ये हो जाएगा आर बाई सिक्स माइनस ए अपॉन फोर आर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन फोर, आर स्क्वायर अपॉन फोर। तो यहां से बनेगा रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर बाई सिक्स, और ये बनेगा ए आर अपॉन 16, ए आर अपॉन 16। ये वैल्यू हो गई ई आर इक्वल्स टू आर बाई टू। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे ई आर इक्वल्स टू आर पर। तो यहां पर आप आर की जगह कैपिटल आर प्लेस करेंगे तो रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा आर बाई थ्री माइनस, ये हो जाएगा ए आर अपॉन फोर, ए आर अपॉन फोर। अब इन दोनों को इक्वेट करना है आपको, तो मैं दोनों वैल्यू लिख रहा हूं यहां पर, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बाई सिक्स माइनस ए आर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1.25, और रो नॉट अपॉन आर बी एन, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये है आर बाई थ्री माइनस ए आर बाई फोर। तो ये तो कटेगा, यहां से ये कटेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी ए की, और ए की वैल्यू हमें मिलेगी वन। ए की वैल्यू क्या मिलेगी, वन मिलेगी। इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा काम तो खुद ही करना है। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, है ना। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो ये तो हमने बात की कि किस तरह से स्फेरिकल सिमेट्री के क्वेश्चन करने हैं। अब जो इसके स्टैंडर्ड केस बनते हैं, स्टैंडर्ड केस मतलब जब आपको एक कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग स्फीयर या होलो स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, या आप जब सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ कंडक्टिंग शेल और होलो होलो स्फेरिकल शेल। होलो स्फेरिकल शेल, ये कंडक्टिंग शेल नहीं है, कंडक्टिंग स्फीयर करो इसको, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर दोनों सेम चीज है। एक, जब मैं कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूंगा, जब भी मैं किसकी बात करूंगा, कंडक्टिंग स्फीयर, ये है कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, जीरो। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो है। नेट चार्ज का मतलब है अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी है, जीरो। किसी भी शेप का कंडक्टर होगा, किसी भी शेप का कंडक्टर होगा, उसके अंदर जो चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मैं यहां लिख देता हूं, इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर चार्ज इज जीरो, inside a conductor charge is zero, charge always reside, charge always resides at the surface of conductor, surface of conductor। अब यूनिफॉर्म अगर कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर अगर सिमेट्रिक है तो उसकी पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली वो चार्ज फैल जाता है, और अगर कंडक्टर नॉन सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है, तो जो सरफेस में जहां पर पॉइंट ज्यादा है, जहां पर जो ऐसे इस तरह से पॉइंट्स बने हुए हैं, तो वहां पर चार्ज ज्यादा आ जाता है इन कंपैरिजन टू जहां पर फैला हुआ एरिया ज्यादा। इसी तरह से एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर का मतलब हो गया कि उसकी दो रेडियस होगी। तो एक होलो स्फीयर है जो अंदर से खोखला है, तो उसमें भी अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, जीरो। तो दोनों के लिए आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, होलो स्फीयर के लिए भी और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें इनसाइड द स्फीयर बात कर लें, ई इनसाइड, आउटसाइड की बात कर लेते हैं पहले, ई आउटसाइड, पहले हम निकाल लेते हैं ई आउटसाइड, ठीक है।
चार्ज अंदर जीरो है, बाहर जीरो नहीं है भाई। तो यहां पर चार्ज बैठा हुआ है भाई, यहां पर। तो यहां पर आप कैसे निकालेंगे, ई आउटसाइड और ds इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मान लो यहाँ पर जो टोटल चार्ज बैठा हुआ है वो चार्ज है क्यू, मतलब सरफेस पर, या फिर जो ये होलो स्पेरिकल पार्ट दिख रहा है आपको, इसमें चार्ज जो बैठा हुआ है वो क्यू बैठा हुआ है। तो इसकी वैल्यू हो गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर कोई आप एक आर रेडियस का वो ले लो स्पेयर, मैं इसको अलग से बना देता हूँ। ये तो स्पेयर हो गया और इसके बाहर पॉइंट हो गया ये, तो ये हो गया आर। अब चार्ज है जो यहाँ है, यहाँ तो ये तो चार्ज हो गया। और आर के लिए ये हो गया ई आउटसाइड इंटू 4 पाई r², ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², यानी कि ई आउटसाइड का फॉर्मूला आ गया के क्यू ओवर r², है ना। ये आप सभी लोगों ने किया हुआ होगा, आपको आता भी होगा, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है, ठीक है। अगर आप इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हो, अगर आप इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसमें भी लिख सकते हो, क्योंकि जो रो है वो बराबर होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और पूरे स्पेयर के लिए वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां से रो की वैल्यू हो जाएगी क्यू 3q अपॉन 4 पाई r क्यूब। तो Q की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रो इंटू 4 पाई r क्यूब अपॉन 3। तो आप ये जो फॉर्मूला है इसको आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ई आउटसाइड की जो वैल्यू है वो ई आउटसाइड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू की वैल्यू को आप लिख लो रो इंटू 4 पाई r क्यूब और अपॉन 3, और नीचे क्या लिखा हुआ है r²। अब के की वैल्यू को और सिंप्लीफाई कर दो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो रो इंटू 4 पाई r क्यूब, और इसको आपने लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटू 3r²। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आउटसाइड द स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो बन गया रो आर क्यूब, क्या बन गया रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r²। तो अगर आप इस फॉर्मूला को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो वो भी लिख सकते हैं। अब आप इसकी सरफेस पर निकलें, तो सरफेस पर क्या होगा, एट सरफेस, सरफेस पर क्या होगा, स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, तो एट सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ पर आर की जगह आप क्या लिख दोगे, कैपिटल आर, तो ये बन जाएगा रो आर क्यूब, ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट r², तो ये बनेगा रो आर, ये रो नॉट है कि रो है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसको किसके फॉर्म में लिखना चाहते हो, चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू अपॉन आर। अब अंदर जो है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो अब निकालो ई इनसाइड। तो ई इनसाइड जब निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओ ई डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर जो चार्ज है वो कितना है, जीरो है, अंदर चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। स्पेरिकल शेल के लिए या कंडक्टर के लिए इनसाइड इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो यहां पर हमारे पास तीन चीजें आई, ई इनसाइड, ई इनसाइड आ गया जीरो, ई सरफेस, सरफेस पर जो वैल्यू आई वो आई रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर के क्यू अपॉन r², और ई आउटसाइड जो आपने निकाला वो वैल्यू आई रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r², और इसको आप अगर चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहें तो के क्यू अपॉन r²। तो ये आया r बराबर r पर, ये आया r ग्रेटर देन r पर, और ये आया r लेस देन। तो यहां से जो मेरे को दिख रहा है कि ई आउटसाइड है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके प्रोपोर्शनल आएगा 1/r² के प्रोपोर्शनल। इनका यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए, ई के लिए और आर के लिए ग्राफ प्लॉट किया जाए,
तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये वो पॉइंट है जहां पर R इक्वल्स टू कैपिटल R है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी, और फिर उसके बाद वो कैसा चल रहा है, हाइपरबोलिक। तो यहाँ E प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहाँ E की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, अब आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, E इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। V का मतलब है पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल। तो अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो माइनस d/dr/v, ये भी क्या हो गया, 0। इसका मतलब V की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल की वैल्यू हो गई कांस्टेंट। पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जो सरफेस पर पोटेंशियल है, सरफेस पर पोटेंशियल है वही पोटेंशियल हो जाएगा अंदर। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या एक होलो स्फेरिकल शेल के लिए उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वही वैल्यू होती है जो सरफेस पर वैल्यू होती है। तो फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर, और होलो स्फेरिकल शेल, क्या लिख रहा था मैं, हाँ, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर is constant and equal to potential at surface मीन्स अगर आपको किसी एग्जांपल में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं आपसे कह दूं कि एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए उसकी पोटेंशियल पर सरफेस, उसकी जो सरफेस है उस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, उसकी जो सरफेस है उस पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, तो उसके अंदर 2 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल निकालो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आपको एक स्फीयर दिया, उस स्फीयर की जो रेडियस है वो आपको दी है 10 सेंटीमीटर दे दी, और आपको पूछा कि R बराबर 2 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल निकालो। फाइंड आउट पोटेंशियल एट R इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर फॉर होलो स्फेरिकल शेल। V सरफेस आपको गिवन है और वो कितना है, 10 वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिया जाएगा हालांकि दिमाग लगाने के लिए कि KQ/R के हिसाब से। तो यहाँ पर ये पकड़ो, इसको क्या लिखा हुआ है, होलो स्फेरिकल शेल है, तो इसके अंदर पोटेंशियल वही होगा जो इसकी सरफेस पर है, तो इसके अंदर भी जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 10 वोल्ट है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में फंस मत जाना, ये मैंने बिल्कुल लिखवा दिया है, इसलिए ये पॉइंट इसलिए लिखवाया है ताकि आपको ध्यान रहे। ये तो बात हो गई किसकी, होलो स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हम बात कर रहे हैं और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इसके लिए जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एज इट इज सेम आएगा जो कि आया था होलो स्फेरिकल शेल के लिए, तो उसमें मैं डेरिवेशन वापस से नहीं कर रहा हूँ। तो बाहर जब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसके अंदर चार्ज है, ये ऐसा है जैसे मोतीचूर का लड्डू, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो ठूस ठूस के भरा हुआ है, तो इसके अंदर अब चार्ज है, इसके अंदर तक फैला हुआ है, तो इसके अंदर अब चार्ज है Q&Q, पर मैं अभी जो पोटेंशियल है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर निकाल, तो ये डिस्टेंस हो गई स्मॉल r और ये हो गया कैपिटल R। तो मैं इसके बाहर अब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू वही आएगी जो किसके केस में आई थी, होलो स्फीयर में या कंडक्टिंग स्फीयर में। और अगर मैं इसको चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखूं तो ρr³/3ε0r² बना था ना, 3ε0 और r² था क्या, हाँ 3ε0r²। और सरफेस पर भी इसके सेम वैल्यू आएगी, ये आउटसाइड है जब r greater than r है, और सरफेस पर क्या होगा, सरफेस पर आप पुट करोगे r=r, तो ये वैल्यू बनेगी KQ/r²।
और यहां पर बनेगा वही सेम वैल्यू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सेम आंसर आएगा। अंदर में अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो। अब अगर मैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं और ये इसकी रेडियस है, तो ई इनसाइड मतलब r लेस देन कैपिटल R। इस केस में क्या होगा, अब इस केस में एनक्लोज चार्ज की वैल्यू आपको निकालनी, क्योंकि यहां पर भी अब चार्ज है, तो यहां पर जो क्यू एनक्लोज होगा वो होगा रो इंटू डीवी। कितना होगा, रो इंटू डीवी। रो की वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल जो चार्ज है पूरे पर, या इसको रो ही रहने दो, तो रो। डीवी की जो वैल्यू है, डीवी की वैल्यू कितने लिखोगे, वो लिखोगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और डी आर, है ना, स्मॉल आर स्क्वायर और डी आर। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू एनक्लोज्ड की जो वैल्यू आएगी, वो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 4 पाई रो और 4 पाई रो, और ये बन जाएगा आर क्यूब। तो ये क्यों बनेगा, डीवी पूरे स्क्वायर के लिए बात कर रहे हैं ना, तो पूरे स्क्वायर के लिए बात चल रही है, ठीक है। तो यहां हमारे पास हो जाएगा रो और ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, पूरा स्क्वायर के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, है ना, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। तो हमारे पास क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू जो हो जाएगी, वो हो जाएगी 4/3। 1 मिनट रुको, 1 मिनट वापस इसको सही करो। सबसे पहले आप रो को डिफाइन करो, रो। तो रो जो है, रो रो होगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो अब आपको इस स्पेयर के लिए निकालना है, छोटे वाले के लिए, तो अब ये बनेगा क्यू एनक्लोज्ड इंटू रो इंटू डीवी। तो ये डीवी किसका होगा, ये छोटे वाले स्पेयर का होगा। तो यहां से रो की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी क्यू, ये वाला क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और ये छोटे वाले स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, तो यहाँ बना क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, चार्ज की वैल्यू आ गई ना, सॉरी, ये चार्ज की वैल्यू, रो की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू एनक्लोज। एनक्लोज चार्ज की वैल्यू आ गई क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला लगाओगे ई इन डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इन और डी एस की वैल्यू हो गई 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू एनक्लोज की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आई, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और ये एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई इन की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी, वो बनेगी क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब। और इसको आप अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो ई इन की वैल्यू बन जाएगी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने देखा भी था, यही है। तो यहां से आपको दिख रहा है कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है आर के, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है 1/। यहां से अगर आप ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का, तो पहले तो चलेगा ऐसे, और फिर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर r इक्वल्स टू आर होगा, फिर ये कौन सा वापस वही ग्राफ बनेगा, e प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और ये बनेगा e प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया किसके लिए, इनसाइड के लिए, और ये हो गया किसके लिए, आउटसाइड के लिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे ये लगातार चल रहा है, और फिर ये वैल्यू मैक्सिमम हुई और उसके बाद फिर ये चल, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूअस है। ये बाउंड्री होगी ना, ये बाउंड्री का काम कर रही है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके केस में, सॉलिड स्पेयर के केस में। और जबकि अगर आप इस केस में देखो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 0 चल रहा है, फिर अचानक से उसकी वैल्यू बढ़ी, वैल्यू में अचानक से चेंज आया, तो ये बाउंड्री हो गई। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो जब हम बात करते हैं कंडक्टर की, जब हम बात करते हैं होलो स्फीयर की, तो उसमें जो बाउंड्री है, यानी कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिसकंटिन्यूअस, जबकि हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमने स्फेरिकल सिमेट्री के क्वेश्चन किए,
आई होप स्फेरिकल सिमेट्री के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। कल का लेक्चर और स्फेरिकल सिमेट्री पे जाएगा, स्फेरिकल सिमेट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे फिनिश। देन उसके बाद हमें क्वेश्चन करने हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री के और प्लेनर सिमेट्री, है ना। और कल ही आपको एक वो मिलेगी असाइनमेंट, वो आप अपने एंड पे करते रहना। असाइनमेंट को मैं इस वीकेंड पर यानी कि सैटरडे और संडे को मैं सॉल्व करवा दूंगा जितने भी असाइनमेंट होंगे, तो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।